Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is exporter risk and mitigation by our instructor Archit. So let's dive in course. Please like and subscribe my channel for giving you further these kind of quality contents. आज एक्सपोर्टर रिस्क और मिटिगेशन प्लान मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में एक्सचेंज रेट के बारे में बताया। मैं एक्सपोर्टर रिस्क और मिटिगेशन प्लान यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा रहे हैं, चाहे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में करा रहे हैं, एग्जांपल इंडिया टू चाइना करवा रहे हैं या चाइना टू इंडिया करा रहे हैं, एक एक्सपोर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट। अगर आपने कोई शिपमेंट अपना यहाँ से भेजा है, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज भेजे हैं, तो उसका पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। ये रिस्क आज हम डिस्कस करेंगे और इसके मिटिगेशन डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे मैं आपको ऐसे स्मॉल में इसके डॉक्यूमेंटेशन, इसके इम्प्रूव, आप कहाँ पर कॉजन पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में, तो आज हम लोग इससे एसोसिएटेड रिस्क डिस्कस करेंगे। चलिए कोर्स में डाइव इन करते हैं, फर्दर इनको चेक करते हैं कि क्या है। देखिए, रिस्क में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास क्रेडिट रिस्क। देखिए, अगर कोई भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क होता ही है, लेकिन डोमेस्टिक रिस्क और फॉरेन रिस्क में बहुत डिफरेंस आ जाता है। डोमेस्टिक रिस्क में आपकी इंडियन पॉलिसी, आपकी डोमेस्टिक कंट्री की पॉलिसीज़ होती हैं, आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको ज़्यादातर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो एक आदमी कोई भी अच्छे से जाके उनको समझ सकता है, और आप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिस्टेंस आपका बहुत कम रहता है, तो आप उस पर राइट टाइम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पहले एक रिस्क मिटिगेशन प्लान बना के रखें। अगर आपको एक जिम का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यही मैं कुछ आपको रिस्क बताने वाला हूँ। अगर आपने इनको ध्यान में रखा तो आप बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला रिस्क जो क्रेडिट, जिसको पैसे से रिलेटेड रिस्क आता है। मान लीजिए आपने किसी को इंडिया टू चाइना एक्सपोर्ट कराया, लेकिन चाइना में उसकी क्रेडिट वर्थनेस कैसी है, आपको कैसे पता कि उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है और अभी वो आपका रीपेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं, लेकिन उसका इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उसके साथ डील करने से पहले उसका क्रेडिट वर्थ स्कोर ज़रूर चेक कर लीजिए। तो उसकी वर्थनेस के लिए आप बाहर से बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, जिनको आप हायर कर सकते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, और उससे उसका क्रेडिट स्कोर पता लगा सकते हैं। उसके क्लाइंट्स के बारे में, उसके पोर्टफोलियो के बारे में आप एक उसकी बैलेंस शीट्स और ये सब पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन रहती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो देख सकते हैं। तो आपको एक पता लग जाएगा कि हाँ, मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ उसके साथ मुझे डील करना सेफ है। सेकंड आ जाता है पुअर क्वालिटी रिस्क। देखिए, जब भी आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट जो मैंने बताया, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जब आपके साथ एक लर्निंग कर्व, जब आपका किसी सप्लायर के साथ या किसी कस्टमर के साथ बन जाता है, लर्निंग कर्व तभी डेवलप होता है जब आप स्लोली स्लोली फ्रॉम इंसेप्शन स्टेज से जब आप मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कवर करते हैं, आप बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में उनके साथ आ जाते हैं और नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन एक नए सप्लायर के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और स्पेशली उसमें सबसे पहली बात आती है, वो आती है पुअर क्वालिटी की। अगर आपने सप्लाईज में पुअर क्वालिटी भेजी है, तो आप सोच लीजिए कि आपका बिज़नेस कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन एक पुअर क्वालिटी, मान लीजिए आपने यहाँ से चाइना भेजा और चाइना का जो इम्पोर्टर है, जो चाइना का बायर है, आपको ये बोल देता है कि आपकी क्वालिटी बहुत पुअर थी, और उसका ये खुद का इंटेंशन भी हो सकता है कि आपकी क्वालिटी को वो पुअर बोल के आपसे लोअर प्राइस कोट करवाना चाह रहा हो। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसकी एक्सटर्नल फर्म लगा के पहले ही से उसका इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन इंडिपेंडेंट एक क्वालिटी फर्म से करवा लीजिए, तो दोनों को एक सेम ग्राउंड पे आ जाते हैं और ये ऐसी प्रॉब्लम आगे नहीं आती है। देखिए, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन रिस्क में बहुत ट्रांसपोर्टेशन रिस्क भी है, चाहे वो आपका एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कोई आपका मटेरियल जा रहा हो या सेम कॉन्टिनेंट में भी जा रहा हो, लेकिन बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड वहाँ पर होते हैं। आपका मटेरियल थेफ्ट हो सकता है, आपका मटेरियल डैमेज हो सकता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन रिस्क में आती हैं। तो इससे अच्छा है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रांसपोर्टेशन में पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आपके डैमेज कंट्रोल रहे, पिल्फरेज कंट्रोल रहे, आपके किस किस बॉर्डर से जा रहा है आपको पता होना चाहिए, जिससे आप इसको मिटिगेट कर पाएँ। लॉजिस्टिक रिस्क भी आपका बहुत ज़्यादा रहता है। लॉजिस्टिक्स रिस्क बेसिकली तब आ जाता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक लॉजिस्टिक कंपनी और एक कैरियर के बीच में होता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें। एक शिपर और एक कैरियर के बीच में, जो कैरियर होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर होता है और एक शिपर होता है। इन दोनों, शिपर जो है जैसे अगर आप हैं, आपने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप ध्यान से बनाएं, जिससे आपको ये लॉजिस्टिक्स रिस्क ना आए। आप इसके लिए इनको टर्म्स में 2000 आईसीसी की पब्लिकेशन से एक है, वो जाके आप डिटेल में पढ़िए, तो आप लॉजिस्टिक रिस्क को आप बहुत तरह से में रिजॉल्व कर पाएंगे। थर्ड आपका आता है लीगल रिस्क। देखिए, कहीं भी अगर आप बाहर एक्सपोर्ट करा रहे हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ की लॉज सब अलग होती हैं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी लीगल फर्म को हायर करें और उससे ही अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन और कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन करवाएं किसी लीगल फर्म से, जिससे आप इंश्योर कर सकें कि आपका जो एक्सपोर्टर का इंटरेस्ट है वो कहीं पर वो उसकी टेक केयर की जा सके, वो कहीं पर ऐसा ना, आपका कोई ऐसा क्लॉज ना हो जो आपको प्रॉब्लम दे रहा हो। इसलिए लीगल फर्म को ज़रूर इसमें इन्वॉल्व करें। फिर आता है आपका पॉलिटिकल रिस्क। देखिए, पॉलिटिकल रिस्क तो किसी भी कंट्री में आप भेज रहे हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं। उनसे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, वहाँ इंस्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है। उसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट पे बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप पहले मार्केट टैक्टिक्स कर लें, वहाँ के देख लें जिसमें आप एक्सपोर्ट कराने वाले हैं कंट्री में, थोड़ा उसको पोर्टफोलियो देख लें, अभी उस कंट्री की क्या कंडीशन चल रही है, वहाँ पर गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ की पॉलिसीज़ कैसी हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा टाइमिंग में अपना ऊपर नीचे करेंगे तो आप इस रिस्क को भी मिटिगेट कर सकते हैं। अनफोर्सीन रिस्क बहुत अलग तरीके होते हैं। मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, या कोई ये ऐसी क्लाइमेटिक कोई ऐसा आ गया, डिज़ास्टर आ गया, जिसकी वजह से, जैसे अभी कोविड आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से आपके इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो इन पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर सीज़न आता है जहाँ पर बहुत सारे उनके अर्थक्वेक्स आते हैं। जापान में बहुत सारी सुनामी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आती है, तो आप अगर वो भी थोड़ा बहुत लेके चलेंगे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी मिटिगेट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग का आता है एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट रिस्क का के लिए सिंपल सी बात है कि आपको इसके लिए तो मैंने पूरा आपको लेक्चर बताया कि आप इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करिए। ये बेसिकली एक्सचेंज रिस्क इज ऑकर्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ करेंसी। तो अगर जो भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ करेंसी है उसकी अनसर्टेनिटी पे होता है, तो एक्सचेंज रिस्क कैन बी अवॉइडेड बाय अडॉप्टिंग हेजिंग स्कीम्स। आप इसके लिए बहुत सारी हेजिंग स्कीम मार्केट में आते हैं, उनको फॉलो करिए। हेजिंग स्कीम बेसिकली बचाव स्कीम्स बचाती हैं आपको। बचाने वाली स्कीम बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए हेजिंग स्कीम्स आती हैं, जो आपको बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ होती हैं, और उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे आप ये रिस्क अपने रिजॉल्व करवा सकते हैं। और रिस्क मिटिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। रिस्क मिटिगेशन के लिए आप पहले अपना प्लान बनाएं, उसको आइडेंटिफाई करें, अपनी सारी स्ट्रैटेजीज एक जगह रखें, उसके बाद ही उसको आगे जिससे आप ये रिस्क को सबको ले पाएँ, कैलकुलेटिव अपने डिसीजन दे पाएँ। इसीलिए आपको रिस्क मिटिगेशन प्लान ज़रूर बना के रखना चाहिए आगे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एक डायरेक्ट क्रेडिट। इसको भी हम लोग बहुत मिटिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट बेसिकली क्या होता है कि एक्सपोर्टर क्रेडिट की बहुत सारी एक एजेंसीज होती हैं जो सपोर्ट करती हैं एक्सपोर्टर को थ्रू प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट, ईदर द इंपोर्टर और द एक्सपोर्टर। ये डायरेक्ट क्रेडिट देती हैं इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को। इंपोर्टर को अगर वो कुछ बायर्स क्रेडिट इज़ प्रोवाइडेड टू इंपोर्टर टू परचेज गुड्स। अगर बायर का कुछ क्रेडिट दे देती हैं कि भाई आप अपना रॉ मटेरियल परचेज कर लीजिए और उससे परचेज कर सकते हैं आप गुड्स। और एक्सपोर्टर को होती है मेक्स अ डिफर्ड पेमेंट सेल। अगर मान लीजिए आपकी को जो पेमेंट है वो उसमें देर हो गई है या उसमें डिफर्ड पेमेंट हो गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस का टूल रहता है कि भाई उसमें उनका जो इंटरेस्ट है वो कम से कम बच जाए, उनका पैसा सेफ गार्ड हो जाए। बहुत सारी गारंटी स्कीम होती हैं। गारंटी स्कीम में जैसे बिड बॉन्ड हो जाता है, बहुत सारे आपके टेंडर्स होते हैं जो आपके प्रोटेक्ट करते हैं एक्सपोर्टर्स। अनरियलिस्टिक बिड जो होती हैं वो फेलियर टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर विनिंग द बिड। मान लीजिए आपके कोई एक्सपोर्टर ने आपकी बिड एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसके बाद उसने उसको बाकी बाद में उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को विनिंग बिड में कन्वर्ट नहीं किया, वो बैकआउट कर गया, तो इसके लिए बहुत से बिडिंग बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंस बॉन्ड होते हैं, जिसके बेसिस पे वो गारंटी देते हैं कि एक्सपोर्टर की परफॉर्मेंस आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, एक्सपोर्टर की परफॉर्मेंस वैसी होगी जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, उस टाइम पे डिलीवरीज होंगी उसकी सारी, तो ये परफॉर्मेंस बॉन्ड होते हैं। सॉरी, एडवांस पेमेंट गारंटीज भी होती हैं जिसमें आपके लेटर ऑफ इंडेमनिटी होती है इन केस वेयर द इंपोर्टर एडवांसेस फंड्स
गारंटीज ऑफ फंड इफ द एक्सपोर्टर डज नॉट परफॉर्म। अगर एक्सपोर्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो जो पैसा दिया है वो वापस हो जाएगा। इसकी गारंटीज बहुत सारी होती हैं। लेटर ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, शोइंग बैंक प्रोमिसेस, जिसमें बैंक को एज एन इंटरमीडिएटरी बीच में ले लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे दोनों पार्टीज में ट्रस्ट बना रहे, और बैंक एज ए मीडिएटर रोल प्ले करता है और इंश्योर करता है कि रिस्क मिटिगेट हो जाए, क्रेडिट रिस्क मिटिगेट हो जाए, और दोनों में स्मूथ ट्रेडिंग हो जाए, दोनों बायर एंड जो आपका इम्पोर्टर होता है उसके बेसिस पे, बायर और सेलर के बीच में। ऐसे ही इंश्योरेंस भी बहुत सारी आ जाती हैं। इंश्योरेंस अगर हम लोग करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस करा सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन रिस्क बनाए हैं। इसमें ये कवर करता है पूरी ट्रांसपोर्टेशन को, और उसकी जितनी भी रिस्क कवरेज होती है मटेरियल की वो रहेगी। और देखिए आपको हमेशा, अगर शिपिंग से आप भेज रहे हैं, शिप करा रहे हैं, तो शिपिंग में मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया कि जब आप शिप से कुछ एक्सपोर्ट कराते हैं, तो जब ये शिप इसी में बीच में आ जाता है जो किसी भी बॉर्डर के अंदर नहीं आता है, तो वहाँ पर सी लॉ अप्लाई हो जाता है। सी लॉ बेसिकली ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कंटेनर या कोई भी पार्ट मिस होता है, पूरे जो जितना भी कंसाइनमेंट शिप लेके जा रहा है, तो जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका भी वहाँ मटेरियल जा रहा है, उन सबको उसका लॉस बेयर करना पड़ता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। क्रेडिट इंश्योरेंस करा दीजिए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बायर इंसॉल्वेंसीज, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है आपका। और एक आप क्रेडिट इंश्योरेंस सेलर नॉन कंप्लायंस का करवा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होते हैं, वो आपको हेज दे देते हैं। और हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया। हेजिंग एक बेसिकली बचाव होता है, इसको बचाव स्कीम्स होती हैं, बचाव के टूल्स होते हैं, जिसमें मान लीजिए अगर आपका जो भी प्राइस का रिस्क है वो मिटिगेट करने के लिए हेजिंग टूल्स होते हैं। ये स्टेबलाइज प्रोग्राम होते हैं, स्टेबलाइज प्रोग्राम्स एंड फंड्स होते हैं। टाइमिंग ऑफ परचेज एंड सेल जो होती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा मैनेज करने के लिए ये आप क्लॉज डाल सकते हैं। फिक्स प्राइस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिससे आपकी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है उसका इम्पैक्ट आप पे ना पड़े। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो होते हैं कि आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी इस डेट तक और इस प्राइस पे मैं इस सप्लायर के साथ डील करूंगा या इस बायर के साथ डील करूंगा, तो वो आपका एक रिस्क मिटिगेट करते हैं। उसके बाद स्वैप्स हो सकते हैं। स्वैप्स भी एक तरह की पॉलिसी होती है, जिसमें आप फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कर लेते हैं। जैसे आपने इंडियन रुपीज़ की बजाय इंडियन डॉलर्स परचेज कर लिए, फिर धीरे धीरे करके आपने उसी वैल्यू के हिसाब से उसको स्वैप करेंसी के हिसाब से दे दिया। तो ये बहुत सारे मिटिगेशन रिस्क हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क को। और ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप कोई भी मटेरियल एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये टॉपिक। मैं आगे भी डॉक्यूमेंटेशन इसका देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ। थैंक यू।